हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो हम लोग पढ़ रहे थे NCERT बुक क्लास 6 का चैप्टर नंबर 4। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। एक कहानी है महापाषाण काल की। इस कहानी का नाम है खामोश प्रहरी, यानी कि खामोश प्रहरी की कहानी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। आगे है, ये शिलाखंड महापाषाण, महा का मतलब होता है बड़ा और पाषाण का अर्थ होता है पत्थर, नाम से जाने जाते हैं। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए गए थे। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई। कह रहा कि महापाषाण में कब्र बनाने की प्रथा 3000 साल पहले शुरू हुई। यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। कह रहा है कि ये जो क्या बोलते हैं, कब्र बनाने की जो प्रथा थी, यह दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तरी पूर्व भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। कह रहा है कुछ महत्वपूर्ण पाषाण पुरास्थल मानचित्र 2 में दिखाए गए हैं। कह रहा है कि कुछ जो महत्वपूर्ण जो पुरास्थल है वो मानचित्र 2 में दिखाया गया है। कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर ही दिखे जाते हैं। कह रहा है कि कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर ही दिखे जाते हैं। कुछ महापाषाण जमीन के भीतर भी होते हैं और कुछ जो महापाषाण जमीन के भीतर भी होते हैं। चलिए देखते हैं, चित्र यहाँ पे दिखाया गया है। चलिए पढ़ते इसके बारे में। कह रहा है कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते हैं। कह रहा है कि पुरातत्वविद जो मतलब खोज करते थे लोग इनके, उससे कई बार गोलाकार सजाए गए पत्थर मिले हैं या प्राप्त हुए हैं। कह रहा है कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिलता है। कह रहा है कई बार जो है अकेला खड़ा हुआ पत्थर भी मिलता है। ये ही एकमात्र प्रमाण है। कह रहा है कि यही एकमात्र प्रमाण है जो ज़मीन के नीचे कब्रों को दर्शाता है। कह रहा है कि यही एकमात्र प्रमाण है जिससे पता चलता है कि ज़मीन के नीचे कब्र को दर्शाता है। महापाषाणों के निर्माण के लिए लोगों को कई तरह के काम करने पड़ते थे। कह रहा है कि महापाषाण के निर्माण के लिए लोगों को कई तरह के काम करने पड़ते थे। हमने जो कार्यों की सूची बनाई है उन्हें क्रमबद्ध करो। कह रहा है कि हमने जो सूची बनाई है उसे क्रमबद्ध करो। गड्ढे खोदना, यानी कि पहले गड्ढा खोदना है। शिलाखंडों को ढोकर लाना, और शिलाखंड को ढोकर लाना। बड़े पत्थर को तराशना और मरे हुए को दफनाना। बड़े पत्थर को तराश कर मरे हुए को दफनाना। आगे है, कह रहा है कि इन सब कब्रों में कुछ समानताएं हैं। कह रहा है कि ये सब जो कब्र है इसमें कुछ समानताएं हैं। समानतः मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों से के साथ दफनाया जाता था। कह रहा है कि जो लोग मरते थे उन्हें खास किस्म के मिट्टी के बर्तन के साथ दफनाया जाता था, जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तन, जिन्हें मतलब कि जो है काला लाल मिट्टी के बर्तन होता था के नाम से जाना जाता है, इनके साथ ही मिले हैं और इनके साथ ही मिले हैं। लोहे के औजार और हथियार, घोड़े के कंकाल और सामान तथा पत्थर और सोने के गहने। कह रहा है कि इनके साथ ही मिले हैं। इनके साथ क्या क्या मिले हैं? लोहे के औजार, हथियार, घोड़े के कंकाल और सामान, पत्थर भी और सोने गहने भी मिले हैं। लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में पता करना। आज हम लोग पढ़ेंगे लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में पता करना। कह रहा है कि पुरातत्वविदों यह मानते हैं कि कंकाल के साथ पाई गई चीज़ें मरे हुए व्यक्ति की ही रहेगी। कह रहा है कि पुरातत्वविद जो लोग थे वो मानते हैं कि जो भी कंकाल, यानी कि जो भी कंकाल के साथ पाई गई चीज़ है वह उन्हीं को रहेगी। कभी कभी एक कब्र की तुलना दूसरी कब्र से ज़्यादा चीज़ें मिलती है। कह रहा है कभी कभी जो है एक कब्रों की तुलना में दूसरी कब्रों से ज़्यादा चीज़ मिलती है। यहाँ एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए। कह रहे कि यहाँ जो है एक मतलब कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए। दूसरे कंकाल के पास में सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए। यह दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में विभिन्नता दर्शाता है। कह रहा है कि कुछ लोग को मतलब कब्र में सोना चांदी और कुछ में मिट्टी के बर्तन ही पाए गए। इससे यह पता चलता है कि लोगों में विभिन्नताएं भी थी। कुछ लोग अमीर थे, कुछ लोग गरीब, जिससे यह पता चलता है कि कुछ लोग अमीर थे और कुछ लोग गरीब। कुछ लोग सरदार थे तो दूसरी अनुयायी के। आगे है, क्या कुछ कब्रगाहें खास परिवारों के लिए थी? कह रहा है कुछ जो कब्रगाह थे वह खास परिवार के लिए थे। चलिए जानते हैं। कभी कभी महापाषाण में एक से अधिक कंकाल मिले हैं। कह रहा है कि कभी कभी जो है महापाषाण में एक से अधिक कंकाल मिले हैं।
वे यह दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोग को एक ही स्थान पे अलग अलग समय पर दफनाया गया था। कह रहा है कि इससे यह पता चलता है कि एक ही परिवार के लोग को एक ही स्थान पे अलग अलग समय पे दफनाया गया था। बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट होल के रास्ते कब्रों में लाकर दफनाया जाता है। कह रहा है कि बाद में जो लोग मरते हैं उन्हें पोर्ट होल के रास्ते कब्रों में दफनाया जाता है, लाकर दफनाया जाता है। ऐसे स्थान पर गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टान चिन्हों का काम करते हैं। कह रहा है कि जो लोग मरते थे उनमें चिन्ह का काम करता था बड़ा बड़ा चट्टान और पत्थर, जहाँ लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाने दोबारा आ सकते हैं। इससे यह होता था कि मतलब यहाँ पे लोग शवों को दफनाने दोबारा आ सकते हैं। आगे है इनाम गांव के एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र। कह रहा है कि इनाम गांव जो है वहाँ के एक विशिष्ट व्यक्ति का कब्र। चले जानते हैं कि यह भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे एक जगह है। कह रहा है कि इनाम गांव जो है यह भीमा की सहायक नदी है, घोड़ के किनारे की एक जगह है। इस जगह पर 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। कह रहा है ना कि इस जगह पर जो है 3600 से 27 साल पहले लोग रहते थे। यहाँ वयस्क लोगों को प्रायः गड्ढे में सीधा लिटा कर दफनाया जाता था। कह रहा है कि यहाँ जो है वयस्क जो लोग रहते थे मतलब नौजवान, उन्हें गड्ढे में सीधा दफनाया जाता था। उसका सिर उत्तर की ओर होता था और सिर को उत्तर की ओर रखा जाता था। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था और कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफना दिया जाता था। ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना और पीना हो दफनाए गए सब के पास रख दिए जाते थे। और कह रहा है कि ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना और पीना हो दफनाए गए सब के पास ही रख दिए जाते थे। आगे है कह रहा है कि एक आदमी को 5 कमरे वाले मकान के आंगन में 4 पैर वाले मिट्टी के एक बड़े से सिंदूक में दफनाया गया था। कह रहा है कि एक आदमी ऐसा था जिससे 5 कमरे वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाला मिट्टी के बड़े संदूक में दफनाया गया था। बस्ती के बीच में बसा यह घर के सबसे बड़े घरों में एक था। कह रहा है कि जो 5 कमरों वाला जो घर था यह गांव के सबसे बड़े घरों में एक था। इस घर में एक अनाज का गोदाम भी था और इस घर में एक अनाज का गोदाम भी था। सब के पैर मुड़े हुए थे और सब के जो पैर थे मुड़े हुए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे इनाम गांव के लोगों के काम धंधे। चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि इनाम गांव में पुरातत्वविदों को गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले हैं। कह रहा है कि इनाम गांव में पुरातत्वविदों को गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले हैं। कई जानवरों की हड्डियाँ भी मिली है और वहाँ से कई जानवर की हड्डियाँ मिली हैं। कई हड्डियाँ पर काटने के निशान से यह अंदाज़ा होता है। कह रहा है कई जो हड्डी है उसमें कटा हुआ था, इससे यह अंदाज़ा होता है कि लोग इन्हें खाते थे। गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सुअर, सांभर, चितकबरा, हिरन, कृष्ण मृग, खरहा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा और मछली की हड्डियाँ भी पाई गई। इसमें इतने सारे मतलब जानवरों की हड्डियाँ पाई गई। ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह की रसभरियाँ एकत्रित की जाती है। कह रहा है कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह की रसभरियाँ एकत्रित की जाती है। तो आपका चैप्टर नंबर 4 समाप्त हो गया। इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर भी करेंगे अगले वीडियो में। और वीडियो अच्छा हुआ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।